हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11th की राजस्थान बोर्ड की बुक में पढ़ा रही हूँ। 4 चैप्टर में कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं 5वां चैप्टर पढ़ाऊंगी और ये लास्ट चैप्टर है। इस बुक में कुल 5 चैप्टर थे, जिसमें जो दूसरा चैप्टर था बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उसे मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट करवाया है। उसके बाद सभी जो चैप्टर है एक एक वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। ये लास्ट चैप्टर है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले लेसन में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया था, उनके विचारों के बारे में बताया था, किस प्रकार से उन्होंने देश का नेतृत्व किया। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये सब कुछ आपने इसके पहले लेसन में पढ़ा है, यानी चौथे चैप्टर में। आज का जो ये लेसन है इसमें सुनियोजित विकास एवं सशक्त भारत के निर्माण की आधारशिला और नेहरू की भूमिका, ये चैप्टर का नाम ही है। तो इसमें जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में डिटेल में बताया गया है, किस प्रकार से भारत का विकास हुआ, जो योजनाएं थी उनके बारे में बताया गया है। तो बहुत ही अच्छा लेसन है, इससे कई प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्जाम के पहले आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये किताबें पढ़ना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक। इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। जो आपका जो रीट मेंस का एग्जाम है उसमें ये किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसीलिए इन किताबों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लास 6 से लेकर 10th तक मैं पहले ही कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है और 11th और 12th की बुक बची थी, उसे मैं अब कंप्लीट करवा रही हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए कोई वीडियो नहीं आ पाया, कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5वां है सुनियोजित विकास एवं सशक्त भारत के निर्माण की आधारशिला, नेहरू की भूमिका। इसके पहले वाले लेसन के बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ। जो चौथा चैप्टर था उसमें जो लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं उनके उत्तर मैंने आप लोगों से बताने के लिए कहा था, तो उनके उत्तर मैं बता देती हूँ, फिर आज का लेसन शुरू करती हूँ। तो ये प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। लिखा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब स्थापित किया गया? तो 1956 में स्थापित किया गया। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया? पंचायती राज को। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना किस सन में हुई? 1950 में हुई। और विदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। चलिए अब आज के लेसन पर चलते हैं। लिखा है आजादी के समय लगभग 30 करोड़ आबादी वाले देश को उत्तराधिकार के रूप में एक बदहाल कृषि व्यवस्था एवं कुटीर उद्योग, भयंकर बेरोजगारी तथा गरीबी में जकड़ा हुआ एक वृहद समाज मिला। क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से भारत में रोजगार नष्ट किए गए, घरेलू उद्योग थे उन्हें नष्ट कर दिया गया, अंग्रेजों ने पूरी तरीके से जकड़ लिया था। जो यहाँ की व्यवस्थाएं थी उन्हें हटाकर अपनी व्यवस्थाएं लागू की गई। आर्थिक रूप से भारत बहुत ही पिछड़ गया था। ये सब कुछ आप पहले लेसन में और दूसरे लेसन में पढ़ चुके हैं, किस तरीके से यहाँ पर अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था और यहाँ की जनता गरीबी बेरोजगारी से जूझ रही थी। भारत जो था वह निर्धन बन चुका था अंग्रेजों के राज में। उन्होंने सिर्फ अपना लाभ देखा था, उन्होंने भारत का लाभ कभी नहीं सोचा था। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, जिसने भी वीडियो देखी है उसे पता होगा। और यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत विश्व के सर्वाधिक गरीब देशों में से एक था।
क्योंकि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही ज्यादा खराब थी और स्वतंत्रता के बाद भारत विश्व के सर्वाधिक गरीब देशों में था। उस समय देश औपनिवेशिक शोषण की पीड़ा, बंगाल के अकाल में हुई लगभग 30 लाख मौतों का दर्द एवं सन 1947 के विभाजन में आई करीब 15 लाख शरणार्थी जैसी समस्याओं से भी ग्रस्त था। मात्र 30.6 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय आय थी। ये आप याद रखिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी? मात्र 30.6 बिलियन डॉलर। बात हो रही है 1950 की। बृहद भूभाग, भौगोलिक विभिन्नताओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अति पिछड़ेपन के होते हुए सीमित आर्थिक संसाधनों का समुचित उपयोग कर संतुलित सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना देश के नीति निर्धारकों के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि संसाधन थे, आर्थिक संसाधन थे, सीमित थे, उनका समुचित उपयोग करना था और ये एक बड़ी चुनौती थी नीति निर्धारकों के सामने, क्योंकि उन्हें भारत का सर्वांगीण विकास करना था उन्हीं सीमित संसाधनों से। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, सन 1927 ईस्वी की रूस यात्रा से नेहरू वहां के सुनियोजित विकास से बहुत प्रभावित हुए। तो सन 1927 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रूस की यात्रा की और ये प्रभावित हुए वहां के सुनियोजित विकास से। तो उन्होंने क्या सोचा कि भारत में भी आर्थिक नियोजन अपनाया जाए। उन्होंने भारत के तीव्र आर्थिक विकास हेतु आर्थिक नियोजन का मार्ग प्रस्तुत किया। सन 1934 ईस्वी में सर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया में सुनियोजित विकास के माध्यम से 10 वर्षों में विकास का प्रारूप प्रस्तुत किया। और ये आपको याद रखना है, इनकी पुस्तक याद रखनी है, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। और इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने क्या किया? 10 वर्षों में विकास का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। आगे लिखा है, उन्होंने कृषि में संलग्न श्रम को उद्योगों से संबद्ध कर राष्ट्रीय आय को दुगना करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे भारत में आर्थिक नियोजन का पहला प्रयास कहा जाता है। इसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्र के पुनरुत्थान हेतु सुनियोजित विकास पर हुई चर्चा के परिणाम स्वरूप सन 1938 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ। तो ये आप याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब हुआ, तो सन 1938 में और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, राष्ट्रीय नियोजन समिति की रिपोर्ट भारत में आर्थिक नियोजन का आधार सिद्ध हुई। राष्ट्रीय नियोजन समिति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में विशद जानकारी एकत्र करते हुए प्रत्येक क्षेत्र के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किए। इस प्रकार नेहरू ने स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व प्राप्त अवसर का पूर्ण सदुपयोग करते हुए भारत में आर्थिक नियोजन की मजबूत आधारशिला की रूपरेखा प्रस्तुत की। आगे बढ़ते हैं। जहां पर व्याख्या करने लायक कोई भी पैराग्राफ है वहां मैं आपको व्याख्यात्मक रूप से समझा दे रही हूं, और जहां पर सीधा सीधा पढ़ना है तो वहां पर समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेहरू रूस के योजनाबद्ध विकास के मॉडल के साथ साथ समाजवादी व्यवस्था से भी अत्यधिक प्रभावित थे। यानी वे योजनाबद्ध विकास के मॉडल से तो प्रभावित थे ही, लेकिन समाजवादी व्यवस्था से भी प्रभावित थे। लेकिन वे ना तो निरंकुश अनुशासन व शक्ति के प्रयोग पर आधारित व्यवस्था में विश्वास रखने वाले रूस के बोल्शेविक विचारों से सहमत थे और ना ही इंग्लैंड की पूंजीवादी व्यवस्था से। यानी कि जो रूस के बोल्शेविक विचार थे उनसे वे सहमत नहीं थे और ना ही इंग्लैंड की पूंजीवादी व्यवस्था से। ये भी याद रखिएगा। उन्होंने एक नियोजित लोकतांत्रिक समाजवादी विकास की कल्पना की और स्वतंत्रता के बाद भारत ने सुनियोजित विकास का एक औपचारिक मॉडल अपनाया। इस संबंध में नेहरू के आर्थिक नियोजन संबंधी विचारों को जानना एवं समझना अत्यंत आवश्यक है। उनके आर्थिक नियोजन संबंधी विचार इस प्रकार थे। तो आर्थिक नियोजन संबंधी उनके विचार बताए जा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के। किस प्रकार थे वो नीचे लिखे हुए हैं।
लिखा है आर्थिक नियोजन संबंधी विचार एवं योजना आयोग का गठन। यानी आर्थिक नियोजन संबंधी विचार भी बताए जा रहे हैं और योजना आयोग का गठन भी किया गया है, उसके बारे में भी बताया गया है। लिखा है सुनियोजित विकास नेहरू की वैचारिक संपदा का व्यवहारिकता में साकार होने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में नेहरू का सबसे बड़ा योगदान देश को एक सुनियोजित आर्थिक विकास का मॉडल प्रदान करना था। उन्होंने एक नियोजित लोकतांत्रिक विकास की कल्पना की और स्वतंत्रता के बाद योजना बनाने का एक औपचारिक मॉडल अपनाया और उनकी अध्यक्षता में स्वतंत्र योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को गठन किया गया। और ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 को। ये बातें आपको याद रखनी है। देश के महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों के साथ नेहरू ने विदेशों से जाने माने अर्थशास्त्री बुलाए और देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार करवाया। नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 3 पंचवर्षीय योजनाओं ने आयोग की स्थापना के उद्देश्यों यथा आमजन को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, प्रत्येक वर्ग तक भौतिक संसाधनों का पहुंचना तथा संपदा एवं संपत्ति के विकेंद्रीकरण को साकार किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 3 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें जो उद्देश्य स्थापित किए गए थे उनको भी प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया गया। नीचे आपको डिटेल में बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेहरू की राज्य नियोजन में दृढ़ आस्था थी। उन्होंने यह भली भांति समझ लिया था कि राष्ट्र की स्वतंत्रता किस प्रकार भारी उद्योगों एवं शक्ति संसाधनों पर आधारित है तथा स्वतंत्र भारत किस प्रकार विश्व की तकनीकी दौड़ में शामिल हो सकता है। यह नियोजित विकास न केवल भारत की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए वरन भारतीय संस्कृति एवं आधुनिक विश्व के बीच जो अंतराल है उसे दूर करने के लिए भी आवश्यक है। नेहरू का यह सोचना था कि नियोजित औद्योगिक विकास के क्रियात्मक स्वरूप तथा समाजवादी नियंत्रण के अभाव में लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। इस शताब्दी में पिछली शताब्दी की तरह यह पर्याप्त नहीं है कि राज्य सहायता व प्रेरणा के आधार पर निजी क्षेत्र का विकास किया जाए। नेहरू ने उपर्युक्त दृष्टिकोण को राज्य नियंत्रण के रूप में लागू भी किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्य के व्यापक नियंत्रण के पक्ष में जितने दृढ़ विचार नियोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में नेहरू ने व्यक्त किए, वे अब कुछ उदार हो चुके थे। उनका समाजवादी दृष्टिकोण भी उतना उग्र नहीं रह गया था तथा उन्होंने देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत किया। आगे लिखा है, जनवरी 1925 में अबड़ी प्रस्ताव के अंतर्गत नेहरू ने नियोजन का ध्येय भारत में समाजवादी समाज की स्थापना बताया। इस समाजवादी समाज के अंतर्गत उत्पादन के प्रमुख साधन सामाजिक स्वामित्व या नियंत्रण में रहेंगे। उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जाएगी। राष्ट्रीय संपत्ति के समान वितरण की व्यवस्था की जाएगी। योजना में जनता की आवश्यकताएं मौद्रिक रूप में नहीं मापी जानी चाहिए, अपितु वास्तविक भौतिक आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार आदि पर बल दिया जाना चाहिए। यानी कि योजना में जनता की जो आवश्यकताएं हैं, क्या कहा गया कि उसे मौद्रिक रूप में यानी मुद्रा के रूप में नहीं मापा जाएगा, बल्कि भौतिक आवश्यकताओं जैसे कि वस्त्र है, भोजन, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, इन पर बल दिया जाना चाहिए और इनकी प्राप्ति उत्पादन वृद्धि द्वारा ही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक नियोजन को राष्ट्र के विकास की रीढ़ की हड्डी बताया। ये आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक नियोजन को बताया है राष्ट्र की विकास की रीढ़ की हड्डी। आगे लिखा है, उनका मानना था कि योजना आवश्यक है, अन्यथा हम उत्पादन के सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि किसी भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, हम अपना भी यदि कार्य करते हैं तो हमें योजना के आधार पर ही करना पड़ता है। पहले हम उसकी योजना बनाते हैं।
तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि नेहरू जी मानते थे कि योजना आवश्यक है, अन्यथा हम उत्पादन के सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो साधन थे वो सीमित थे और उनका सर्वोत्तम उपयोग तभी किया जा सकता था जब एक योजना बनाई जाए। उस योजना के आधार पर ही सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो पाएगा। आगे लिखा है, योजना का अर्थ केवल परियोजनाओं का एकत्रीकरण नहीं होता, अपितु परियोजनाओं का आधार तय करना तथा उन्हें किस प्रकार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करना है ताकि समाज का समग्र विकास संभव हो सके। हमारे देश में गरीबी की भयावह समस्या है। हमारे समक्ष सर्वदा एक कठिन विकल्प है, या तो हम कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जो कि अनुकूल भी हैं उत्पादन केंद्रित करें और पिछड़े हुए क्षेत्रों को कुछ समय के लिए छोड़ दें। पिछड़े हुए क्षेत्रों को कुछ समय के लिए छोड़ दें। क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करने के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास भी साथ साथ करें। इन विकल्पों के बीच एक संतुलन का मार्ग अपनाया गया तथा समेकित राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की गई। एक राष्ट्रीय योजना में किसी भी प्रकार की कठोरताएं नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी हठ धर्मता पर आधारित नहीं होनी चाहिए, अपितु वर्तमान तथ्यों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। यानी वर्तमान में जो तथ्य हैं उनको ध्यान में रखकर राष्ट्रीय योजना होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की ना तो कठोरताएं हो ना हठ धर्मता हो। आगे बढ़ते हैं। यह हो सकता है कि आज के दिन जैसा मैं सोचता हूँ, बहुत से क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन निजी उपक्रमों को राष्ट्रीय योजना में सम्मिलित करते हुए इन पर आवश्यक नियंत्रण भी लगाए जाने चाहिए। आगे लिखा है, नेहरू ने एक सामान्य आदमी को सामाजिक न्याय प्रदान करने की दृष्टि से नियोजन को बहुत अधिक महत्व दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा कि सामाजिक संरचना को समाज में संग्रह करने की प्रवृत्ति को सीमित करना होगा तथा विकास में बाधाओं को दूर करना होगा। तो इनकी ये पुस्तक याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पूछ ली जाती है पुस्तक कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया है कि सामाजिक संरचना को समाज में संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है उसे सीमित करना होगा और विकास में जो बाधाएं आ रही हैं उन्हें भी दूर करना होगा, तभी तो विकास हो पाएगा। आगे लिखा है, सामान्य आदमी के लाभ के लिए यह नियोजन पर आधारित होगा। यह लाभ जीवन स्तर में सुधार, प्रगति के अवसरों में वृद्धि तथा मानव में अंतर्निहित गुणों के विकास के रूप में प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ये सभी प्रयास लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में होने चाहिए। यानी कि जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वह लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में होने चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं। नेहरू आर्थिक नियोजन के माध्यम से भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में परिणत करना चाहते थे। नियोजन के पीछे मूल विचार ही औद्योगिकरण रहा, जिसके बिना गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक पुनर्निर्माण संभव नहीं था। इस प्रकार एक राष्ट्रीय औद्योगिकरण योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने के आधारभूत उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग व कुटीर उद्योग सम्मिलित होते हैं। ऐसा करते समय योजना के अंतर्गत कृषि को नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि कृषि का तो महत्वपूर्ण स्थान है अपने भारत में। नियोजन का क्षेत्र विस्तृत होता चला जाता है जब इसके अंतर्गत सामाजिक सेवाओं को भी शामिल कर लिया जाता है। तो नियोजन के क्षेत्र में जब सामाजिक सेवाएं भी शामिल हो जाती हैं तो नियोजन का क्षेत्र हो जाता है विस्तृत, यानी कि बड़ा। यही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेहरू ने योजना निर्माण करते समय योजना आयोग को स्वच्छंद नहीं छोड़ा। उनके अनुसार योजना आयोग को संविधान की सीमाओं के अंतर्गत ही योजना बनानी चाहिए। यद्यपि नेहरू स्वयं योजना आयोग के अध्यक्ष थे, परंतु लोकसभा में 15 दिसंबर 1952 को दिए गए वक्तव्य से नेहरू के विचार स्पष्ट हैं। उनके अनुसार हम लोग एक लोकतांत्रिक ढांचे में काम कर रहे हैं जिसे हमने खुद चुना है।
और जो हमारे संविधान में और संसद में निहित है। आगे बढ़ते हैं। यह स्वाभाविक है कि हमारी योजना देश की व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए, लेकिन योजना आयोग को यह हक नहीं है कि वह कोई ऐसा कार्यक्रम बनाए जिसका हमारे संविधान व्यवस्था से या जिसके अधीन हम काम कर रहे हैं कोई वास्ता ही नहीं हो। यानी कि हमें संविधान का भी पालन करना है, क्योंकि योजना आयोग जो है संविधान योजना आयोग को जो योजना बनानी है वह संविधान की सीमाओं के अंतर्गत ही बनानी है, ये उन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं। नेहरू ने भारत में नियोजन की बात जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तुत की, अतः नेहरू द्वारा पल्लवित यह आर्थिक नियोजन जनतांत्रिक नियोजन कहलाता है। हमारे देश में योजना आयोग कोई सर्वशक्ति संपन्न संस्था नहीं थी। यद्यपि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, तथापि योजना आयोग का निर्माण करता है, किंतु अंत में योजना के क्रियान्वयन हेतु इसे संसद के पटल पर रखा जाता था। यानी कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और योजना आयोग योजना का निर्माण करता था, लेकिन जब अंत में योजना क्रियान्वित होती थी, यानी क्रियान्वयन हेतु इसे संसद के पटल पर रखा जाता था। योजना का क्रियान्वयन केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किया जाता था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि योजना आयोग का गठन मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा हुआ तथा यह एक परामर्शदाता निकाय था। आगे लिखा है, नेहरू ने योजना की अवधि को लेकर यह मत व्यक्त किया कि योजना दीर्घकालिक व अल्पकालिक दोनों ही प्रकार की होनी चाहिए। यानी योजना दीर्घकालिक भी होनी चाहिए जो ज्यादा समय लेती है, और अल्पकालिक यानी कम समय वाली भी होनी चाहिए। दीर्घकालिक लक्ष्य अल्पकालिक योजनाओं से प्राप्त किए जाएं। पंचवर्षीय योजनाओं को मध्यवर्ती कड़ी के रूप में भी प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। नेहरू के शब्दों में यह सबसे जरूरी है कि हम 15 वर्ष की अवधि में क्या हासिल करना चाहते हैं, इसका हमें सही और साफ विचार हो, यानी हमारे उद्देश्य स्पष्ट हो, तभी तो हम उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। फिर हम इस बड़ी और सामान्य योजना में समायोजित हो सकने वाली छोटी छोटी योजनाओं पर आ सकते हैं, और फिर सबसे छोटी यानी 1 साल की या वार्षिक योजना भी बड़ी योजना में समायोजित होनी चाहिए। तभी तो उन्होंने कहा कि योजनाएं दोनों प्रकार की होनी चाहिए, दीर्घकालिक भी होनी चाहिए और अल्पकालिक भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना का एक बड़ा ढांचा होना चाहिए जिसमें उपर्युक्त परिवर्तन हो सके, जो सिर्फ हमारे साधनों की दृष्टि से ना हो बल्कि उस दीर्घावधि तस्वीर को ध्यान में रखते हुए भी हो जो वक्त के साथ साथ हम विकसित करते हुए जाएंगे। जब हम अपने सामने 15 वर्ष का लक्ष्य रखेंगे तो छोटी छोटी योजनाओं को स्वीकार करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पंचवर्षीय योजना का ढांचा कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और जब हम 15 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो छोटी छोटी योजनाओं को स्वीकार करना और भी आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेसन भी बड़ा है, आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। आप लोग बड़ा वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, इसमें आप लोगों का ही नुकसान है। आप लोग भले ही उसे एक दिन में ना देख पाए, थोड़ा थोड़ा करके आप उसे 1-2 दिन में देख लीजिए। जब मैं एक साथ बड़ा वीडियो बना सकती हूँ तो आप लोगों को देखने में क्या परेशानी है? आपको तो सिर्फ देखना ही है, और ये आपके लाभ के लिए ही है, क्योंकि एग्जाम जब आप देने जाते हैं तब आपका एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। फिर आपको ये तो तुरंत याद आ जाता है कि ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है, लेकिन ये नहीं याद आता कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। आप कंफ्यूज होते रहते हैं क्योंकि अभी आप ध्यान नहीं देते हैं। तो आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा अपने प्रति ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी जो मेहनत है ये आपके भविष्य के लिए बहुत आराम लेकर आएगी। अभी संघर्ष करेंगे तो आगे आपको बहुत आराम मिलेगा, आपका सुनहरा भविष्य आपको मिलेगा। लेकिन जब आप अभी ही लापरवाही करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू का मत था कि अपने निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए एक
निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। दीर्घावधि योजना का तात्पर्य 5 वर्षीय योजना न होकर 15 से 20 वर्षीय योजना होना चाहिए, जिसमें सामाजिक संरचना को दृष्टिगत रखा जाए, सामान्य व्यवस्थाओं का समेकित अध्ययन किया जाना चाहिए तथा विविध क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए प्रगति का मार्ग तलाशना चाहिए। यही देश को भलाई के मार्ग पर ले जाने का उचित प्रयास होगा। नेहरू के समाजवादी कार्यक्रम को भारत के तत्कालीन अग्रणी उद्योगपतियों ने सन 1944 ईस्वी में समर्थन प्रदान किया। इन उद्योगपतियों में जहांगीर, रतन जी टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम ठाकुर दास आदि शामिल थे। इनके द्वारा जो ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किया गया उसे भारत के आर्थिक विकास की योजना अथवा बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1946 ईस्वी में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित नियोजन परामर्शदात्री मंडल की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को पहली बार जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया। यह एक परामर्शदात्री निकाय था। योजना आयोग देश में सामाजिक और आर्थिक विकास के नियोजन की सर्वोच्च संस्था थी। योजना आयोग का गठन संविधान के 3 सिद्धांतों को पूरा करने के लिए किया गया। तो ये भी याद रखिएगा। भारत के सभी नागरिक, स्त्री और पुरुष का जीवन निर्वाह के समस्त साधनों पर समान अधिकार है। सभी भौतिक साधनों का उपयोग व वितरण इस प्रकार हो कि वह आम लोगों की प्रगति का माध्यम बने। आर्थिक विकास कैसे भी पूंजी के केंद्रीकरण का कारण न बनकर आम जनता तक पहुंचने का माध्यम बने। तो ये 3 सिद्धांत थे। इनको पूरा करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था और ये संविधान के 3 सिद्धांत थे। ये आप याद रखिएगा। अब योजना आयोग को जो कार्य सौंपे गए थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो योजना आयोग को मुख्य रूप से जो कार्य सौंपे गए उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, देश के भौतिक, पूंजी एवं मानव संसाधनों का आकलन कर उनमें वृद्धि की संभावनाएं तलाश करना, देश के संसाधनों के प्रभावी एवं समुचित उपयोग हेतु योजना बनाना, योजनाओं के क्रियान्वयन की प्राथमिकताओं और उनके चरणों का निर्धारण करना, आर्थिक विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना, यानी कि जो आर्थिक विकास में तत्व बाधक बन रहे हैं उनकी पहचान करना और उन्हें दूर करना, प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित तंत्र की प्रकृति का निर्धारण करना, योजनाओं के क्रियान्वयन की समय समय पर समीक्षा करना तथा आवश्यक समायोजनों की अनुशंसा करना, आयोग के कर्तव्यों के निर्वहन को सुगम बनाने या केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा किसी विषय पर मांगी गई सलाह से संबंधित अनुशंसा करना। तो ये मुख्य कार्य थे जो योजना आयोग को सौंपे गए थे। आगे लिखा है, कार्य विभाजन प्रणाली के माध्यम से योजना आयोग को परिप्रेक्ष्य नियोजन, राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तथा इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैन पावर रिसर्च आदि विषय भी सौंपे गए। प्रथम योजना के मुख्य सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त वरिष्ठ नौकरशाह वीटी कृष्णामाचारी, तत्कालीन वित्त मंत्री सीटी देशमुख, जेसी घोष और केसी नियोगी थे। नेहरू के अतिरिक्त सभी सदस्यों को विशेष क्षेत्र की जिम्मेदारियां दी गई थी और इसीलिए इन्हें शामिल किया गया था। तो प्रमुख सदस्यों के नाम आप लोग याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो थे ही, लेकिन जो और सदस्य थे जिसमें वीटी कृष्णामाचारी थे, सीटी देशमुख, जेसी घोष, केसी नियोगी, इन सब के नाम भी याद रखिएगा और इनको विशेष क्षेत्र की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। जैसे प्रथम योजना में कृष्णामाचारी के पास कृषि, सिंचाई एवं ऊर्जा, घोष के पास शिक्षा, सामाजिक कल्याण एवं सामुदायिक विकास तथा नियोगी के पास उद्योग, वाणिज्य एवं परिवहन और देशमुख के पास वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी थी। यानी कि सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी। सन 1950 ईस्वी के बाद प्रत्येक योजना भारत के विकास का एक प्रमुख घटक रही है।
प्रत्येक योजना के लागू होने से पूर्ववर्ती योजना का मूल्यांकन किया गया तथा भविष्य के लिए कार्य योजना तैयार की गई। प्रत्येक योजना के कुछ मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिससे भारत में सुनियोजित विकास की अवधारणा की पुष्टि हो सके। आगे लिखा है कि योजना आयोग की स्थापना मूलतः एक स्टाफ एजेंसी के रूप में केंद्र सरकार को परामर्श देने की दृष्टि से की गई थी, लेकिन बाद में आयोग एक शक्तिशाली और दिशा निर्देशक प्राधिकरण के रूप में उभरा। नवसृजित स्वतंत्र देश के लिए नियोजित विकास अत्यधिक आवश्यक था। ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभावों ने भारत में एक छिन्न भिन्न अर्थव्यवस्था, आर्थिक असमानता से जकड़े हुए विभिन्न वर्ग, सीमित क्षेत्र में किया गया औद्योगिकीकरण और संसाधनों एवं संपदा का असमान वितरण छोड़ा था। यह भी उल्लेखनीय है कि आजादी से पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक नीतियों एवं संसाधनों पर सत्ता का पूर्ण नियंत्रण था, जिसका नकारात्मक प्रभाव आम जन को पूर्णतया प्रभावित कर रहा था। अतः आजादी के पश्चात संसाधनों एवं समृद्धि के समान वितरण के लिए आवश्यक था कि पूंजी का पूर्ण नियंत्रण सत्ता एवं निजी हाथों में न होकर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी हो। इसीलिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने पूर्ण समाजवादी एवं पूर्ण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने की अपेक्षा मध्यम मार्गी नीति अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया। इस सुनियोजित विकास की योजना में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का भी विशेष योगदान रहा। आगे लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपनी नीति को इस प्रकार निर्देशित करे कि देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व, नियंत्रण एवं वितरण में सामान्य हितों का संवर्धन हो और आर्थिक प्रणाली के संचालन के फलस्वरूप जनहित के विरुद्ध संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं हो। ये बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 39 में। आगे लिखा है, सभी विकसित विकासशील एवं अल्प विकसित देशों ने योजना निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को स्वीकार किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पूंजीवादी अर्थात निजी क्षेत्र का प्रमुख समर्थक देश है, वहां भी 1930 की विश्वव्यापी मंदी के परिणाम स्वरूप टेनेसी वैली परियोजना जैसे उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। भारत को सुनियोजित विकास से प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए योजना आयोग निस्संदेह एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा, जिसे निम्नलिखित प्रारंभिक 3 पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य व उनकी उपलब्धियों से सहज ही समझा जा सकता है। ये तीनों पंचवर्षीय योजनाएं पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्रियान्वित की गई थी। तो इसमें जो 3 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्रियान्वित की गई थी और इन तीनों के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया जा रहा है। और आप लोगों को जानना भी जरूरी है, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले लिखा है प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या थी, समय अवधि 1951 से 1956। और ये पूछ लिया जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, तो आपको सन याद रखना है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संतुलन स्थापित कर देश को विकास यात्रा के पथ पर अग्रसर करना था। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी अपनी भूमिका निभा सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई, विद्युत कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। यानी कि प्राथमिकता किसे किसे दी गई थी? कृषि, सिंचाई और विद्युत कार्यक्रम को। लौह, स्टील, केमिकल तथा इलेक्ट्रिक उपकरणों से संबंधित उद्योगों एवं उपक्रमों की स्थापना की गई। सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया तथा सामुदायिक सेवाओं के लिए स्थानीय प्रयासों पर बल दिया गया। तो ये उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, तो ये आप याद रखिएगा। अब जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न एसएसटी में ज्यादा पूछा जाता है। जिनका लेवल 2 में एसएसटी विषय रहने वाला है, तो उन्हें तो ध्यान देना है इस लेसन पर मुख्य रूप से। आगे लिखा है, प्रथम योजना का प्रारूप योजना आयोग द्वारा जुलाई 1951 में प्रस्तुत किया गया। इसके 2 भाग थे।
एक भाग में 1,493 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इसमें शामिल परियोजनाओं को आवश्यक रूप से पूरा करना था तथा दूसरे भाग में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान था। यानी कि जो एक भाग था, पहला भाग, उसमें 1,493 करोड़ रुपए का प्रावधान था और इसमें जो परियोजनाएं शामिल थी उन्हें आवश्यक रूप से पूरा करना था। और दूसरा भाग था, इसमें 300 करोड़ का प्रावधान था जिसे बाहरी सहायता मिलने पर पूर्ण किया जाना था। प्रथम योजना के प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करते समय दोनों भागों को एक कर दिया गया तथा सम्मिलित रूप से 2,069 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 2,377 करोड़ रुपए किया गया। इस योजना में सिंचाई ऊर्जा के लिए 647 करोड़ रुपए, परिवहन एवं संचार के लिए 570 करोड़ रुपए, सामाजिक सेवाओं के लिए 532 करोड़ रुपए, कृषि एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए 354 करोड़ रुपए तथा उद्योग एवं खनन के लिए 188 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यानी कि पहले जो योजना तैयार की गई थी वह थी 2,069 करोड़ की। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसके प्रारूप को जब अंतिम रूप प्रदान किया गया तो जो दोनों भाग थे, जिसमें पहले भाग में 1,493 करोड़ रुपए का प्रावधान था और दूसरे में 300 करोड़ का, तो दोनों को सम्मिलित रूप से मिला दिया गया। यानी दोनों भागों को एक कर दिया गया और सम्मिलित रूप से 2,069 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई। फिर बाद में इस राशि को बढ़ाया गया। कितना कर दिया गया? 2,377 करोड़। और इसमें सबके लिए अलग अलग लिखा हुआ है कि किसके लिए कितने करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। आगे बढ़ते हैं। योजना में राष्ट्रीय आय में 13% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, जबकि 5 वर्षों में 18% की वृद्धि हुई। यानी लक्ष्य कितना रखा गया था? 13% की वृद्धि का, लेकिन वृद्धि कितनी हुई? 18% की। प्रति व्यक्ति आय 11% व उपभोग स्तर में 8 से 9% की वृद्धि हुई। कृषिगत उत्पादन में 18% की वृद्धि हुई तथा औद्योगिक उत्पादन में 39% की वृद्धि हुई। इस योजना में विज्ञान, तकनीक, शोध, भारी उद्योग, ग्रामीण उद्योग, हैंडीक्राफ्ट एवं बांधों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। सामाजिक सेवाओं में विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मलेरिया निवारण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो ये आप याद रखिएगा, मलेरिया निवारण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अनुसूचित जाति, जनजाति, जरायम पेशा जातियों के लिए औद्योगिक आवासों के निर्माण के लिए 49 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस योजना के दौरान विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की गईं, जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी परियोजना आदि। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई, तो आपको याद रखना है प्रथम पंचवर्षीय योजना में। हीराकुंड, दामोदर घाटी परियोजना, ये भी साथ में याद रखिएगा और यहीं से प्रश्न बनते हैं। इन नदी घाटी योजनाओं को नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा और ये भी याद रखिएगा। जो ये नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। प्रथम योजना के अंतिम वर्ष 1956 में 5 IIT प्रारंभ किए गए। इस योजना के अंतर्गत ही देश के उच्च शिक्षा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सन 1956 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1956 में। और इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। ये जो छोटी छोटी लाइनें लिखी हुई हैं, आप लोग जब स्वयं पढ़ते हैं इन पर ध्यान नहीं देते हैं और प्रश्न यहीं से बना लिए जाते हैं। तो तभी तो इन किताबों को मैं पढ़ा रही हूँ, आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। और यदि आप लोग इन्हें नोट भी कर रहे होंगे ना, क्योंकि शुरुआत से मैंने पढ़ाया है, क्लास 6 से मैंने शुरुआत की थी, तो आपके नोट्स कंप्लीट हो गए होंगे इन छोटे छोटे वन लाइनर जो क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। जल्दी से इन्हें आप रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि तब पूरी किताब पढ़ने का समय थोड़ी रहेगा। तो याद रखिए, 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। आगे लिखा है,
प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस बात पर भी बल दिया गया कि सरकार को सामाजिक आर्थिक दायित्वों को पूरा करने के लिए उन आवश्यक उद्योगों को स्थापित करना होगा जिनमें निजी क्षेत्र अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहता। इस योजना काल में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, एयर इंडिया इंटरनेशनल, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा अशोका होटल्स लिमिटेड आदि उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित किए गए। तो ये उद्योग जो है इनके नाम याद रखिएगा। प्रथम योजना एवं आने वाली अन्य योजनाओं में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना से देश के त्वरित आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण में सहायक तथा आर्थिक विकास हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनियोजित करना, रोजगार के अवसरों का तीव्र गति से सृजन, आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, लघु एवं सहायक उद्योगों की स्थापना, आर्थिक शोषण पर रोक, समाजवादी समाज के लक्ष्य की प्राप्ति, संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर अंकुश, निर्यात को प्रोत्साहन तथा अर्थव्यवस्था के लिए बचत एवं विदेशी पूंजी जुटाना, निजी क्षेत्र के लिए आदर्श एवं प्रतिस्पर्धा का प्रतिमान प्रस्तुत करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक विदोहन सुनिश्चित करना संभव हो सका। और जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन्हें प्राप्त भी किया गया, ये भी याद रखिएगा। आगे लिखा है, इस योजना के अंतर्गत सुनियोजित विकास एवं आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु विभिन्न शोध संस्थाओं व उपक्रमों को स्थापित किया गया जो तत्कालीन नीति नियंताओं के वृहद दृष्टिकोण को परिलक्षित करते हैं। इन संस्थानों व उपक्रमों के चित्र उनकी स्थापना की तिथियों के साथ संलग्न है। तो जो संस्थाएं स्थापित की गई थी नीचे उनके चित्र दिखाए गए हैं और उनकी तिथि भी दिखाई गई है कि इन्हें कब स्थापित किया गया। तो चलिए देख लेते हैं, और आप लोगों के लिए जानना जरूरी भी है। यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई, तो लखनऊ में। कब की गई? 17 फरवरी 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। यहाँ आप इस चित्र में से देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी, तमिलनाडु इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए CSIR की राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में जनवरी 1953 को स्थापित किया गया। इस संस्था की स्थापना में अलगप्पा चेटियार, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की प्रमुख भूमिका रही है। तो ये कराईकुड़ी में है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? मैसूर में। तो CSIR की संबद्ध प्रयोगशाला के रूप में प्रौद्योगिकी विकास, खाद्य सुरक्षा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शोध के लिए सन 1950 ईस्वी में ये स्थापित किया गया। तो इसकी स्थापना हुई 1950 ईस्वी में। कहाँ पर? मैसूर में। यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय गिलास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान, ये पूछ लिए जाते हैं इसीलिए यहाँ पर अलग से दिखाए गए हैं ताकि आपको याद रहे। खनिज स्रोतों के अध्ययन के लिए सीमित रूप में 1944 ईस्वी में स्थापित हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इसका उद्घाटन हुआ। तो ये कहाँ पर है? कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, चमड़ा यानी कि लेदर। तो चमड़े के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 24 अप्रैल 1948 में स्थापित किया गया।
कहाँ पर किया गया? चेन्नई में। यहाँ ये देख सकते हैं आप, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी दिल्ली। रसायन एवं रसायन अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 1950 ईस्वी में स्थापित की गई। कहाँ पर की गई? दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर, धातु के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान के लिए स्थापित की गई। सर्वप्रथम 21 नवंबर 1946 को स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया तथा 26 नवंबर 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पर है? ये जमशेदपुर में है, ये आप याद रखिएगा। ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो मापतौल इकाइयों के क्षेत्र में शोध के लिए नेहरू द्वारा 4 अक्टूबर 1947 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और उद्घाटन किया गया 21 जनवरी 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है गांधी सागर बांध। यह बांध मध्य प्रदेश के नीमच एवं मंदसौर जिले में स्थित है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 की इसकी आधारशिला रखी थी। यहाँ आप तुंगभद्रा बांध देख सकते हैं। यह बांध कर्नाटक के होसपेट तथा बेल्लारी जिले में स्थित है। इसके मुख्य आर्किटेक्ट चेन्नई के थिरुमल अय्यर थे। यह 1953 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भाखड़ा नांगल बांध। उन्नीस सौ 44 ईस्वी में पंजाब के राजस्व मंत्री सर छोटू राम ने बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के राजा के साथ इसके निर्माण के लिए समझौता किया। 1948 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। 17 नवंबर 1955 को नेहरू ने प्रतीकात्मक रूप से इस बांध में कंक्रीट डालकर इसकी शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारिक वस्तु कहा। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नांगल। तो खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना सन 1954 में बंगलौर में की गई थी और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत का एक पोत प्रांगण है जो विशाखापट्टनम में स्थित है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना मार्च 1956 में समाप्त हुई। इस योजना ने भारत में समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने का आधार रखा। इस योजना ने स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के मूल्यों से परिणत सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था की नींव रखी जो जाति वर्ग भेद तथा क्षेत्रवाद से ऊपर थी। इन संस्थाओं की स्थापना ने रोजगार का सृजन किया तथा उत्पादन में वृद्धि की जो एक विकासशील देश के लिए आधारभूत आवश्यकता थी। अब आपको क्या याद रखना है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, इसमें किस किस संस्थाओं की स्थापना हुई, किस सन में हुई, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये शुरू हुई है 1956 में, समाप्त हुई है 1961 में। लिखा है अप्रैल 1954 में योजना के प्रारंभ होने से पूर्व आयोग ने राज्य सरकारों को जिले व ग्राम स्तर की योजनाएं
विशेष तौर पर तैयार करने का आग्रह किया, जिसमें विशेष रूप से कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण उद्योगों की महत्ता को सम्मिलित किया जाना था। तो ये कार्य किया गया योजना शुरू होने से पूर्व। स्थानीय स्तर पर इन योजनाओं को तैयार करवाने का कारण प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताएं, भौगोलिक संरचना तथा विकास का स्तर भिन्न होना था। अतः इस प्रकार से योजना में आम जन को सम्मिलित करने का सफल प्रयास किया गया। इस योजना के निर्माण में विख्यात सांख्यिकीविद महालनोबिस का योगदान रहा। उन्हीं के दिए गए मॉडल पर इस योजना का निर्माण किया गया। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये महान सांख्यिकीविद थे, इनका नाम था महालनोबिस, और इन्हीं ने ये मॉडल दिया है और इसी मॉडल पर इस योजना का निर्माण किया गया है। उनका मत था कि देश में आधारभूत उद्योगों की स्थापना की जाए ताकि कृषि तथा अन्य संबद्ध उद्योगों के लिए अवसर उपलब्ध हो सकें। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार थे। द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है उसके उद्देश्य बताए जा रहे हैं, क्या क्या थे। प्रथम योजना में स्थापित संस्थाओं का विकास करना तथा इन संस्थाओं में होने वाले शोध को भारत के विकास के उपयोग में लिया जाना। औद्योगिक तथा तकनीकी विकास को प्राथमिकता देना। राष्ट्रीय आय में वृद्धि जिससे जीवन स्तर को सुधारा जा सके। रोजगार के अवसरों में वृद्धि। आय एवं संपदा के वितरण में असमानता के अंतर को कम करना। द्वितीय योजना का प्रारूप फरवरी 1956 में आया था तथा संसद ने इसे मई 1956 में पारित किया। यानी प्रारूप आ गया था फरवरी 1956 में, लेकिन पारित कब किया गया? मई 1956 में। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 4,800 करोड़ एवं निजी क्षेत्र के लिए 2,400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। इस योजना में परिवहन, संचार, उद्योग एवं खनन पर कुल योजना के 50% का प्रावधान रखा। द्वितीय योजना में सुएज नहर संकट व कुछ अन्य समस्याओं के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं की अनुमानित लागत में वृद्धि की होने लगी। 4,800 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के प्रावधान की सीमा को बढ़ाए जाने पर विचार हुआ। इस हेतु मई 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने संसद को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा 3 विकल्प सुझाए। क्या विकल्प सुझाए? योजना का प्रावधान 4,260 करोड़ रुपए किया जाए। योजना का वास्तविक प्रावधान 4,800 करोड़ रुपए ही रखा जाए तथा सिंचाई, ऊर्जा, सामाजिक सेवा के बजट में कटौती की जाए। योजना का प्रावधान 4,500 करोड़ रुपए पर कुछ मुख्य परियोजनाओं को पूरा किया जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने तीसरे बिंदु पर सहमति व्यक्त कर योजना को 2 भागों में विभाजित किया। पहले भाग में 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया जिसमें मुख्य प्रोजेक्ट शामिल थे तथा दूसरे भाग में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया जिसे पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्राप्त होने पर पूरा किया जाना था। पूर्व एवं संशोधित प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रवार अनुमानों की तालिका निम्नानुसार थी। तो यहाँ पर ये तालिका प्रस्तुत की गई है और इसमें जो जितने रुपए का प्रावधान किया गया था उसे किस प्रकार से विभाजित किया गया है ये बताया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। परिवहन एवं संचार प्रावधान 4,800 करोड़, इसमें 1,345% 28 और प्रावधान जो 4,500 करोड़ का था उसमें 1,340 और प्रतिशत 19.8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना किसे किसे मिला है, किस प्रकार से विभाजित किया गया है जो प्रावधान रखा गया था रुपयों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस योजना में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 95 करोड़ रुपए की सहायता ली गई। विदेशी सहायता में अमेरिका, रूस, पश्चिमी जर्मनी तथा जापान से सहायता प्राप्त की तथा वर्ल्ड बैंक ने रेलवे एवं बंदरगाहों के विकास के लिए सहायता प्रदान की। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 95 करोड़ की सहायता ली गई थी और विदेशी सहायता में अमेरिका ने, रूस ने और पश्चिमी जर्मनी ने और जापान ने सहायता की थी और वर्ल्ड बैंक ने रेलवे और बंदरगाहों के विकास के लिए सहायता दी थी। दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय में 10% वृद्धि हुई, कृषि उत्पादनों में 19% की वृद्धि हुई तो प्रति व्यक्ति आय 11% बढ़ी। विनियोग की दर जो प्रारंभ में राष्ट्रीय आय का 7.3% थी जो बढ़कर 11% हो गई।
सिंचित क्षेत्र 2.26 करोड़ हेक्टेयर से 2.8 करोड़ हेक्टेयर हो गया। विद्युत का उत्पादन 64 लाख किलोवाट से बढ़कर 56 लाख किलोवाट हुआ। यानी कि आप देख रहे हैं जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनमें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। आगे लिखा है, इस योजना काल में समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सन 1956 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई। इसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तीव्र औद्योगिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया। इस काल में सार्वजनिक क्षेत्र में ओएनजीसी, हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड, इंडियन ऑयल लिमिटेड, हिंदुस्तान टेलीप्रिंट्स लिमिटेड आदि लोक उपक्रमों की स्थापना की गई। इसी योजना काल में भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। इस योजना में जहां एक तरफ विज्ञान, तकनीक, उद्योग एवं कृषि को प्राथमिकता दी गई, वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्रालय ने सांस्कृतिक एकता एवं विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई, जो निम्न प्रकार है। तो यहाँ से आपको ये याद रखने हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में जिनकी स्थापना हुई है उपक्रमों की, ये आप याद रखिएगा कि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। जैसे ओएनजीसी, हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नेशनल कोल डेवलपमेंट लिमिटेड, ये पूछ लिए जाते हैं। और इसी योजना काल में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों की भी स्थापना की गई थी, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने जो सांस्कृतिक एकता एवं विकास से संबंधित कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई थी, उनके बारे में लिखा है। हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना, बनारस एवं कुरुक्षेत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, कला एवं संस्कृति के विकास के लिए संगीत, नृत्य, नाटक अकादमी की स्थापना, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार एवं निरव विभाग का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी बताया गया है। भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना सन 1955 में सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। और ये इसलिए यहाँ पर अलग से बताया गया है क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जो भिलाई इस्पात कारखाना है, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी सोवियत रूस के सहयोग से। तेल और गैस के उत्पादन के लिए ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेसन बहुत ही अच्छा है, कई प्रश्न आपको मिलेंगे, एसएसटी वालों को तो कई प्रश्न मिलेंगे। हिंदुस्तान टेली प्रिंटर लिमिटेड की स्थापना चेन्नई में संचार उपकरणों के निर्माण के लिए सन 1960 में सार्वजनिक उपक्रम के रूप में की गई। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना भारी विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए सन 1956 में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम के रूप में की गई। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर ये लेसन समाप्त हो जाएगा और लेसन के साथ साथ ये बुक भी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1956 तक है। 1961 में प्रारंभ हुई और 56 में समाप्त हुई। तृतीय योजना का प्रारूप बनाने का कार्य 1958 में प्रारंभ किया गया। यह 1 अप्रैल 1961 से प्रारंभ हुई। इसका प्रारंभिक प्रारूप मार्च 1960 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया तथा जुलाई 1960 में इसे प्रकाश किया गया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार थे। क्या क्या उद्देश्य थे? राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि, अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता तथा उद्योगों की आवश्यकता पूर्ति एवं निर्यात के लिए कृषि उत्पादों में वृद्धि, आधारभूत उद्योगों का विकास करना जिससे 10 वर्षों में देश की औद्योगिक आवश्यकताओं की आंतरिक संसाधनों से पूर्ति की जा सके, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। तीसरी योजना में 7,500 करोड़ का प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के लिए तथा 4,100 करोड़ का प्रावधान निजी क्षेत्र के लिए किया गया। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितना था? 7,500 करोड़ यानी 7,500 करोड़, और 4,100 यानी कि 4,100 करोड़ का प्रावधान निजी क्षेत्र के लिए किया गया। तो ये आप याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। दो प्रमुख बाधाएं आई। कौन कौन सी बाधाएं आई? सन 1962 और 1965 में क्रमशः चीन और पाकिस्तान से संघर्ष के कारण रक्षा बजट में वृद्धि की गई। इस योजना के दौरान भी 5 में से 3 वर्षों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तथा बाहरी वित्तीय सहायता भी कम प्राप्त हुई। यानी कि 5 वर्ष का समय था, उसमें 3 वर्ष वर्षा ही नहीं हुई, तो बाहरी वित्तीय सहायता भी इसमें कम प्राप्त हुई है। और दो प्रमुख बाधाएं जो आई थी वो भारत और चीन का जो संघर्ष था और भारत और पाकिस्तान का संघर्ष था, तो इसीलिए रक्षा बजट में वृद्धि करनी पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। इन समस्याओं के बावजूद भी इस योजना ने उपलब्धियां अर्जित की, जैसे राष्ट्रीय आय 13.8% व प्रति व्यक्ति आय 5.3% की वृद्धि से बढ़ी। विनियोग की दर राष्ट्रीय आय के 11% से बढ़कर 14.15% हो गई और बचत की दर 8.5% से बढ़कर 11.5% हो गई। कृषिगत उत्पादन 16% बढ़ा, औद्योगिक क्षेत्र में 8% वृद्धि रही तथा आधारभूत उद्योगों में उत्पादन वृद्धि 15% से 16% वार्षिक रही। यानी कि बाधाएं आने के बावजूद भी इस योजना ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। इस योजना में आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण एवं एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए लोक उपक्रमों को सशक्त माध्यम मानते हुए उन्हें और मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना अवधि में एवं धातु व्यापार निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तथा सांभर सार्ट्स लिमिटेड आदि लोक उपक्रमों की स्थापना की गई। उपर्युक्त 3 पंचवर्षीय योजनाओं में 3 वार्षिक योजनाओं की प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि आधारभूत संरचना के विकास के विविध क्षेत्रों में जैसे तेल, कोयला, इस्पात, धातु, कृषि, खाद्य एवं बीज, सीमेंट, कपड़ा उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में लोक उपक्रम स्थापित किए गए, जिनकी आगे चलकर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहाँ पर क्षेत्र बताए गए हैं, प्रावधान बताया गया है, प्रतिशत बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है वहाँ मैं आपको बता रही हूँ। ये तो इसलिए समझाया गया है कि आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र के लिए कितना प्रावधान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तृतीय योजना में अर्थव्यवस्था को विकास के ले जाने का प्रयास किया गया तथा स्वपोषित या आत्मनिर्भर वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। सन 1962 में चीन तथा 1965 में पाकिस्तान के युद्ध व सन 1965-66 में सूखे की मार ने इस योजना में वृद्धि के लक्ष्य को सीमित कर दिया। इस योजना की असफलता 1966 के अवमूल्यन के पश्चात भी निर्यातों में स्थिरता ने चौथी योजना को स्थगित करने को विवश कर दिया तथा 1966 से 1969 की अवधि में भारत में योजना अवकाश रहा। ये आपको याद रखना है, 1966 से 1969 तक भारत में योजना अवकाश रहा है, यानी कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना लागू होने वाली थी उसे स्थगित करना पड़ा था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक रही है, ये भी याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी द्वितीय तथा तृतीय योजना के उद्देश्यों के अनुसार ही स्थिरता के साथ विकास, पर्याप्त वृद्धि के साथ आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय व समानता के उद्देश्यों को अपनाया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति व निर्धनता उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। साथ ही इस योजना में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके स्थिरता लाने का भी उद्देश्य तय किया गया। जनता सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को, जो 1979 ईस्वी में समाप्त होनी थी, 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया। तब जनता सरकार थी, जनता पार्टी की, तो उन्होंने क्या किया, ये 1979 ईस्वी में समाप्त होनी थी लेकिन 1 वर्ष पूर्व ही इसे समाप्त कर दिया गया। सन 1978 से 1980 में 2 1 वर्षीय योजनाओं के पश्चात छठी योजना में उन्हीं उद्देश्यों के साथ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रमों के माध्यम से निर्धनता तथा बेरोजगारी को दूर करने के लक्ष्य रखे गए। 7वीं योजना में 1985 से 1990 है, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में लागू हुई और 1990 में समाप्त हुई है। इसमें भी वृद्धि, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया, किंतु समस्या उद्देश्यों को प्राप्त करने की रही।
अंतर्राष्ट्रीय तथा राजनीतिक अस्थिरता के कारण आर्थिक सुधार कालावधि में 8वीं योजना अप्रैल 1992 से प्रारंभ हुई। इस योजना का उद्देश्य सभी संदर्भों में मानव विकास करना था। आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार से संबंधित लक्ष्य निर्धारित किए गए। नवी योजना के समय जब समस्त विश्व में खुली बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर बल दिया जा रहा था, उस समय सरकार की विवेकशील भूमिका के साथ उत्पादकीय रोजगार, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने तथा विकास के अन्य सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया। नवी योजना के दौरान अच्छे निष्पादन से उत्साहित होकर 10वीं योजना में 8% वार्षिक की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। 10वीं योजना में मजबूत क्षेत्र के सापेक्ष सरकारी क्षेत्र की भूमिका को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया गया। साथ ही सभी राज्यों के संतुलित विकास करने, ऊर्जा सुधार, तकनीकी उन्नति के साथ आर्थिक गतिविधियों की कुशलता बढ़ाने के प्रयास किए गए। यह योजना सफल रही, जिसमें 7.9% की वृद्धि दर प्राप्त हुई। 11वीं योजना न केवल तीव्र वृद्धि बल्कि समावेशी विकास लक्ष्य तथा 12वीं योजना में भी तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास विकास का लक्ष्य रखा गया। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, ये आपको याद रखना है। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1991 में शुरू हुई और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी ये 2012 से 17 के लिए थी। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी कि नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की। कब की? 2015 में। तो पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 2015 में की गई। यह भारत सरकार को प्रमुख नीति निर्माण में दिशात्मक और नीतिगत विचार प्रदान करती है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हुए यह केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। योजना आयोग के विकास के ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण के स्थान पर यह आयोग विकास के नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर विश्वास करता है। नीति आयोग के स्थापित करते हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। आयोग में आंतरिक मतभेद भी नजर आए। राज्यों का विश्वास अर्जित करने में भी आयोग को और अधिक प्रयास करने होंगे। तो लेसन होता है समाप्त। इसके साथ ही आज क्लास 11th की बुक भी कंप्लीट होती है और इसमें आपको जो 3 पंचवर्षीय योजनाएं हैं इस लेसन में वो डिटेल में बताई गई हैं, क्योंकि ये तीनों पंचवर्षीय योजनाएं पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लागू हुई हैं और बाकी जो योजनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया गया है। तो लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और जहां पर मैंने आपको बताया है कि प्रश्न बनने की संभावना है उन तथ्यों को जरूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूं। अभी कंटिन्यू वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। जब बीमार हो जाते हैं तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। और आवाज भी इतनी खराब थी कि वीडियो बनाने का कोई फायदा भी नहीं था, आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में ना आता, तो इसीलिए कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पाई थी। लेकिन अब आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। 12th की बुक और बची हुई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 12th की बुक के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।